माँ का सपना मेरी मंजिल। अध्याय 1। बचपन की सुबहें। गांव की छोर पर आम के पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप उससे भीगी घास पर चमक रही थी। मुर्गे की बांग और दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज के बीच अरुण की माँ शांता देवी आंगन में चूल्हा सुलगा रही थीं। लकड़ियों की हल्की सी चटक और धुएं में घुली गोबर उपले की गंध गांव के हर घर की पहचान थी। अरुण, उठ जा बेटा, सूरज सर पे आ जाएगा तो स्कूल देर हो जाएगी। माँ ने पत्तल पर पराठा बेलते हुए आवाज लगाई। बस 5 मिनट और माँ। अरुण ने खाट पर करवट बदलते हुए कंबल सिर तक खींच लिया। माँ मुस्कुराई। वो जानती थी ये 5 मिनट का बहाना अक्सर 15 मिनट में बदल जाता है। वो खाट के पास आकर धीरे से बोली, देख, मास्टर जी को तेरी देर बिल्कुल पसंद नहीं। अगर पढ़ाई में पीछे रह गया तो? अरुण तुरंत उठ बैठा, आंखें मलते हुए। ठीक है माँ, उठ गया। माँ ने पराठा, घर का बना सफेद मक्खन और गुड़ की डली उसके टिफिन में रख दी। ज्यादा मत खेलना और ध्यान से पढ़ना। माँ ने हमेशा की तरह उसे विदा किया। रास्ते में चलते हुए अरुण के कानों में अब भी माँ की आवाज गूंज रही थी। उसे तब अंदाजा नहीं था कि यही छोटी छोटी बातें एक दिन उसकी सबसे गहरी याद बन जाएंगी। अध्याय 2। खेतों की खुशबू और माँ का संघर्ष। गांव का रास्ता सुबह की ठंडी हवा में महक रहा था। सरसों के पीले फूल, गेहूं की हरी बालियां और दूर दूर तक फैले खेत मानो माँ की आंचल जैसे धरती को ढके हुए थे। अरुण स्कूल जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार खेतों में काम करती माँ पर पड़ रही थी। माँ ने पुराने नीले रंग का लहंगा और मटमैली ओढ़नी पहन रखी थी। सिर पर पक्की मिट्टी की टोकरियां, हाथ में दराती और चेहरे पर पसीने की बूंदें, लेकिन होठों पर मुस्कान जैसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना हो। अरुण को याद है, बचपन से ही माँ सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पहले घर का काम, पानी भरना, जानवरों को चारा देना, चूल्हा जलाना, फिर खेत में काम, बुआई, निराई, कटाई और शाम को फिर से घर संभालना। पिता शहर में मजदूरी करते थे और महीने में बस एक बार आते थे। घर, खेत और अरुण, सबकी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर थी। एक बार अरुण ने पूछा था, माँ, तू इतना काम क्यों करती है? तू भी आराम कर सकती है ना? माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये खेत और ये घर हमारे अपने हैं। अगर मैं मेहनत ना करूं तो कौन करेगा? और तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। उस पल अरुण के दिल में एक संकल्प जन्मा। वो चाहे जो भी हो, माँ के सपनों को सच करेगा। दूर से स्कूल की घंटी बजने लगी। अरुण ने माँ को एक लंबी नज़र से देखा और दौड़ पड़ा, लेकिन मन के किसी कोने में वो सोच रहा था, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब माँ को खेत में नहीं, आराम की चौकी पर बैठा देखेगा। अध्याय 3। शहर की ओर पहला कदम। गांव की शामें हमेशा शांत होती थी, लेकिन उस दिन अरुण के मन में हलचल थी। स्कूल से लौटते वक्त मास्टर जी ने कहा था, अरुण, तुम्हारे अंदर पढ़ाई का अच्छा हुनर है। अगर तुम शहर के इंटर कॉलेज में पढ़ो तो ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। शाम को जब वो घर पहुंचा, माँ चूल्हे पर दाल पका रही थी। धुएं से आंखें लाल थीं, लेकिन माँ ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा दिन? अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, मास्टर जी कह रहे थे कि मुझे शहर में पढ़ना चाहिए। वहाँ अच्छी किताबें, अच्छे शिक्षक सब मिलेंगे। माँ ने चुपचाप दाल में चम्मच चलाया। वो जानती थी कि शहर भेजना आसान नहीं है। घर का खर्च, खेत की देखभाल और ऊपर से किराया और फीस, ये सब सोचकर उसके दिल में चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंचल से पसीना पोंछा और दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, अगर तेरी उड़ान शहर से शुरू होती है तो माँ तेरे पंख काटने वाली नहीं। मैं सब संभाल लूंगी, तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना। उस रात माँ ने देर तक घर हिसाब किताब जोड़ा। कुछ गेहूं बेचने होंगे, कुछ गहने गिरवी रखने होंगे, लेकिन उसके लिए ये सब बस एक रास्ता था, अपने बेटे के सपनों तक पहुंचने का। सुबह अरुण शहर जाने वाली बस में बैठा। गांव के कच्चे रास्ते, खेत और माँ की विदाई की नम आंखें सब धीरे धीरे धुंधले होते गए, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वो नहीं जानता था कि शहर में संघर्ष उसके इंतजार में है, लेकिन उसे इतना यकीन था, माँ की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अध्याय 4। शहर के संघर्ष और यादों की चुभन। शहर का शोर गांव की शांति से बिल्कुल अलग था। बस से उतरते ही चारों ओर गाड़ियां, भीड़ और चिल्लाहट, और उनको लगा जैसे वो किसी नए संसार में आ गया हो। हॉस्टल का कमरा छोटा और सादा था।
एक लोहे का पलंग, एक पुराना पंखा और कोने में लकड़ी की अलमारी। लेकिन अरुण के लिए ये जगह एक सपना पूरा होने का पहला पड़ाव था। पहले ही हफ्ते उसे एहसास हो गया था कि शहर में सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद को साबित भी करना जरूरी है। क्लास में सभी के पास अच्छे कपड़े, महंगे बैग और महंगी किताबें थीं, जबकि अरुण के पास गांव से लाया हुआ एक ही बैग था जिसकी जिप भी ठीक से बंद नहीं होती थी। कभी कभी वो खुद को अलग थलग महसूस करता, लेकिन रात को माँ की याद आते ही वो अपनी किताब खोल लेता। माँ की मेहनत, खेत में पसीना बहाते हुए उसका चेहरा, ये तस्वीरें उसके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थीं। कई बार पैसों की कमी के कारण उसे खाने में सिर्फ चाय रोटी पर गुजारा करना पड़ा। एक बार तो उसने 3 दिन तक सिर्फ पानी और बिस्किट खाए ताकि बाकी पैसे किताब खरीदने में लगा सके। हर महीने के पहले रविवार को वो गांव को चिट्ठी लिखता। उसकी चिट्ठी में सिर्फ इतना होता, माँ, मैं अच्छा हूँ, पढ़ाई ठीक से चल रही है, आप चिंता मत करना। लेकिन वो कभी नहीं बताता कि उसने कितनी मुश्किलों में दिन काटे। रात में जब शहर की सड़कें सुनसान हो जाती तो उसे माँ की रोटियों की खुशबू, गांव की ठंडी हवाएं और खेतों की मिट्टी की महक महसूस होती। वो जानता था ये दूरियां और ये संघर्ष एक दिन उसे वहीं ले जाएंगे जहां माँ के चेहरे पर सिर्फ गर्व और सुकून होगा। अध्याय 5। पहला बड़ा मोड़। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कॉलेज का वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता का नोटिस बोर्ड पर चिपका था। विषय था गांव और शहर के विकास में शिक्षा की भूमिका। क्लास में प्रोफेसर ने जब नाम लिखवाने शुरू किए तो किसी ने अरुण की ओर देखकर हंसते हुए कहा, अरे ये क्या बोलेगा, गांव से आया है, अंग्रेजी में एक लाइन भी नहीं बोल पाएगा। वो शब्द सीधे दिल में चुभ गए। घर लौटते समय अरुण के कानों में वही हंसी गूंज रही थी। उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। अगली 10 दिन उसने सुबह 5 बजे उठकर अभ्यास किया। क्लास के बाद लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ीं और रात में हॉस्टल के कमरे में आईने के सामने खड़े होकर भाषण दोहराया। कभी कभी माँ का भेजा हुआ सत्तू खाकर ही सो जाता, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेज पर चढ़ते समय दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने माइक पकड़ा, माँ की मेहनत, गांव की मिट्टी और अपने संघर्ष का पूरा सफर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने बिना एक शब्द भूले पूरे आत्मविश्वास से भाषण दिया। उसके शब्दों में सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सच्चाई और भावनाएं थी। जब उसने खत्म किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। परिणाम आया, अरुण पहले स्थान पर था। प्रोफेसर ने मंच पर बुलाकर कहा, तुम्हारे जैसे विद्यार्थी ही साबित करते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उस शाम उसने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ, आज मैं जीत गया और ये जीत आपकी है। अध्याय 6। संघर्ष का सबसे कठिन दौर। वाद विवाद प्रतियोगिता की जीत ने अरुण का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था, लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। सेमेस्टर की परीक्षा नज़दीक थी। हॉस्टल की फीस, किताबों के पैसे और रोज के खर्चे सब एक साथ बढ़ते जा रहे थे। माँ ने जितना भेज सकती थी भेजा, लेकिन इस बार खेत में फसल कम होने के कारण पैसे बहुत कम आए। अरुण ने कई दिनों तक सोचने के बाद एक छोटे रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी कर ली। दिन में क्लास और रात में होटल की रसोई। शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन वो जानता था यही एक रास्ता है। होटल की गर्म भाप, बर्तनों की खनक और मालिक की डांट झेलते हुए भी वो किताबों से नाता नहीं तोड़ता। रात को 1 बजे जब होटल बंद होता तो वो एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता। अक्सर नींद किताबों के ऊपर ही आ जाती। एक दिन होटल में बर्तन धोते समय हाथ पर उबलता पानी गिर गया। तेज जलन से आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कपड़ा बांधकर फिर से काम में लग गया। उस रात जब वो कमरे में लौटा तो आईने में खुद को देखा। थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने खुद से कहा, ये दौर भी गुजर जाएगा अरुण। परीक्षा का रिजल्ट आया। अरुण ने पूरे बैच में दूसरा स्थान पाया। वो रो पड़ा, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जंग जीतने के थे। अध्याय 7। एक चमत्कार जैसी खबर। परीक्षा में दूसरे स्थान की खबर कॉलेज में फैल गई। अगले दिन सुबह अरुण लाइब्रेरी में बैठा नोट्स बना रहा था। तभी एक चपरासी आकर कहने लगा, प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया है। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच रहा था कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। जब वो प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा तो वहां एक अनजान सज्जन भी बैठे थे। प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले, अरुण, ये श्री देशमुख हैं, हमारे कॉलेज के पूर्व छात्र। इन्होंने तुम्हारा रिजल्ट और मेहनत की कहानी सुनी है। देशमुख जी ने कहा, बेटा, मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। तुम्हारी लगन देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं चाहता हूँ कि आगे की पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊं। तुम्हें न फीस की चिंता होगी, न किताबों की, न रहने की।
अरुण को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा रह गया और आंखों से आंसू बहने लगे। देशमुख जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब बस पढ़ाई पर ध्यान देना, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। उस शाम अरुण ने माँ को फोन किया। आवाज भर्राई थी, माँ, भगवान ने हमारे लिए फरिश्ता भेज दिया है, अब हमारा बेटा बिना डर के सपनों की उड़ान भरेगा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अध्याय 8 सपनों की नई उड़ान। देशमुख जी की मदद से अरुण की जिंदगी मानो बदल गई। अब उसे फीस भरने के लिए होटल में बर्तन नहीं धोने पड़ते थे, ना ही खाने रहने की चिंता सताती थी। लेकिन वो जानता था जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। हर सुबह वो सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंच जाता, क्लास खत्म होते ही सीधा पढ़ाई में लग जाता। उसके नोट्स इतने साफ सुथरे और व्यवस्थित होते कि बाकी छात्र भी उनसे पढ़ते थे। एक दिन कॉलेज में एक इंटर कॉलेज डिबेट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था, गरीबी विकास में बाधा है या प्रेरणा। अरुण के लिए ये विषय उसके अपने जीवन से जुड़ा था। उसने न केवल भाग लिया बल्कि अपनी कहानी और तर्कों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। परिणाम आया, वो पूरे राज्य में पहला स्थान लाया। इस जीत ने उसका नाम अखबारों तक पहुंचा दिया। इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने पूछा, तुम्हारी प्रेरणा कौन है, तो अरुण ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ और मेरी गरीबी। एक ने सपने दिए और दूसरी ने उन्हें पाने की ताकत। देशमुख जी को ये सुनकर गर्व हुआ। उन्होंने अरुण को सुझाव दिया कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ गरीब बच्चों के लिए फ्री क्लासेस शुरू करे। अरुण ने हाँ कह दी। अब हर रविवार वो पास की बस्ती में छोटे बच्चों को पढ़ाने जाता। बच्चों की चमकती आंखें उसे याद दिलाती कि सपने सिर्फ देखे नहीं, पूरे भी किए जा सकते हैं। वो जानता था ये तो बस शुरुआत है, सपनों की उड़ान अब आसमान को छूने वाली है। अध्याय 9 सबसे बड़ी चुनौती। अरुण की मेहनत और सफलता की खबर अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही थी। राज्य के कई नामी कॉलेज उसके लिए स्कॉलरशिप की पेशकश करने लगे थे। लेकिन उसी समय एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक शाम जब वो बस्ती के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसे पड़ोस के गांव से फोन आया, अरुण तुरंत आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो तुरंत बस पकड़कर गांव पहुंचा। माँ बेहद कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बड़े शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ सकती है। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था। देशमुख जी ने जितना हो सका मदद दी, लेकिन बाकी रकम जुटाना आसान नहीं था। अरुण के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करे या किसी तरह सब संभालकर दोनों जिम्मेदारियां उठाए। उस रात वो माँ के पास बैठा रो रहा था। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे नहीं, अपने सपनों को बचा। अरुण ने उसी पल फैसला कर लिया। वो दिन में पढ़ाई और रात में ट्यूशन लेने लगा। हर पल थकान उसे घेरती, लेकिन माँ की मुस्कान और उनका विश्वास उसे आगे बढ़ाते रहे। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद माँ का इलाज पूरा हुआ और अरुण ने अपना सेमेस्टर भी टॉप किया। अब उसे एहसास हो चुका था, सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ हालात नहीं बल्कि उनसे हार मान लेना होता है। अध्याय 10 जब सपने सच हुए। माँ अब पहले से स्वस्थ थी और अरुण की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। पढ़ाई, ट्यूशन और बस्ती के बच्चों को पढ़ाना, इन तीनों के बीच वो हर दिन एक नई ताकत महसूस करता। इसी बीच कॉलेज में एक बड़ी कंपनी का कैंपस इंटरव्यू आया। ये वही कंपनी थी जिसके ऑफिस बिल्डिंग को वो बचपन में दूर से देखता था और सोचता था, काश एक दिन यहाँ काम कर सकूं। इंटरव्यू का दिन आया। अरुण ने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी शर्ट पहनी, जेब में माँ की तस्वीर रखी और भगवान का नाम लेकर निकला। पहले राउंड में तकनीकी सवाल थे, दूसरे में ग्रुप डिस्कशन और तीसरे में पर्सनल इंटरव्यू। हर राउंड में उसने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और सच्चाई से सबको प्रभावित किया। आखिरी सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर आपको ये नौकरी मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अरुण ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर लूंगा और उन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाऊंगा जिनके पास किताबें नहीं हैं। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो उसका नाम सबसे ऊपर था। सालाना पैकेज सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सीधा माँ के पास पहुंचा, उनके पैर छुए और बोला, माँ अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, नौकरी बड़ी बात नहीं बेटा, लेकिन तू इंसान बड़ा बन गया है, ये सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें,
शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।